ओके, सो बंद करिए। सो गुड मॉर्निंग। आज से आपकी सी की क्लास होगी। इसमें क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक से सी पढ़ाया जाएगा। चैट ऑन है, अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में, जब खत्म हो जाए क्लास उसके बाद। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपने और भी दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो जावा या फिर सी या कोई भी, लेकिन सबसे फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी वो सी प्रोग्रामिंग है। तो सी प्रोग्रामिंग को हम लोग जानते हैं कि मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है, क्योंकि सिंटैक्सेस इजी हैं और आपको चीजें प्रॉपर तरीके से समझ आए, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे हम लॉजिक्स क्रिएट करते हैं। इसके लिए आई होप कि ये सेशन हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें, तो आपके लिए समझना बहुत टफ ना हो और आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठे और आप नोट करते रहें। अगर आपके पास नोट्स होगा तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा। सो सबसे फर्स्ट स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग और आपको बताते हैं। डिसेबल नहीं हुआ है, एक मिनट। नोटेशन डिसेबल हो गया। ओके, सो सबसे फर्स्ट आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो समझने की जरूरत है, जो चीज जानने की जरूरत है, सरिता ये फोन लेना। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस नहीं जा रही क्या? अभी जा तो रही है यहाँ से, नहीं जा रही है? तो फिर क्या दिक्कत है? अब आवाज जा रही है? आवाज आ रही है? ओके ओके, आवाज आ रही है ना सबको? देखो, तो सबसे फर्स्ट आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो चीज समझने की जरूरत है वो आपको समझने की जरूरत है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे आता है, हम नोटपैड ओपन करते हैं, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे अगर आप चाहें तो आप भी उसको नोट करिए, ये आपको हेल्प करेगा। तो आज जैसा आपको कल सर ने बताया होगा कि हम आपको जो इसका सॉफ्टवेयर है, जो कंपाइलर है, जहां से हम सी के प्रोग्राम लिखते और रन कराते हैं, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन कल हमने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि वो इस वजह से नहीं किया था क्योंकि आप लोग पहले, आज इंट्रोडक्शन की क्लास होगी सिंपल सी, जिसमें आपको कुछ बेसिक की चीजें समझने को मिलेंगी, तो आप वो समझ लीजिए। उसके बाद आप कंपाइलर इंस्टॉल कीजिए। अगर कल से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो कल से वो आपको जरूरत पड़ेगी उसकी, आज आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको इसमें समझने की जरूरत है, देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्यों पढ़ना जरूरी है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज लैंग्वेज? सो ये हम सब लोग जानते हैं कि जब भी कभी हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, जब हमें किसी से भी कम्युनिकेट करने की जरूरत है, तो हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक
यहाँ पे कोई एक पर्सन है और एक यहाँ पे कोई पर्सन है, अगर इन दोनों को कम्युनिकेशन की आपस में जरूरत है तो उनको जरूरत है कि वो क्या करें, एक कोई ना कोई लैंग्वेज आए उनको, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु, मराठी, कोई भी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए ताकि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। सेम इसी तरीके से अगर आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है, किससे, मैं यहाँ पे अब हम लोग दो पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, कंप्यूटर की, हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो जब हमें लैंग्वेज, हमने देखा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिल्कुल क्या है कि जो हमारे डेली लाइफ में कैलकुलेशंस होते हैं, जो हम डेली लाइफ में चीजें करते हैं, उससे बिल्कुल मिलती जुलती हैं। तो जो चीजें, जो काम हम लोग ऐसे करते हैं, मैनुअली करते हैं, अपने दिमाग लगा के करते हैं, उसी चीज को कंप्यूटर से करना, यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखें, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा इफेक्टिव है, ये जानने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, हमें सीखने की जरूरत क्यों है। तो हमने जैसा भी बताया कि व्हाट इज लैंग्वेज, तो दो पर्सन को प्रॉपर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए एक किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, उसके टर्म्स समझने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको इंग्लिश में किसी से बात करनी है तो आपको सबसे पहले आना चाहिए कि कौन से वर्ड को हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमें कैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ, मैं बोलूँ आपका नाम क्या है, तो उसका एक वे पहले से डिसाइड है कि मैं इसी तरीके से पूछूंगी, मैं किसी और तरीके से आपसे नहीं पूछ सकती। तो ये लैंग्वेज है कि दो लोगों को आपस में कम्युनिकेशन के लिए, दो लोगों को आपस में बातचीत के लिए किसी एक लैंग्वेज को और साथ ही साथ उसके इंस्ट्रक्शंस को कि किस तरीके से बातें बोली जाती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। तो यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, अभी हमने देखा कि लैंग्वेज क्या है, दो लोगों को आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत है, कोई भी वो लैंग्वेज हो सकती है जो हमें भी समझ में आती हो, आपको भी समझ में आती हो, लैंग्वेज होगी। बट जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो जरूरत क्यों पड़ती है इसकी, यहाँ पे शायद ये आपको प्रॉपर समझ में आता हो, ये एक पर्सन है, यहाँ एक कंप्यूटर सिस्टम है, क्या करना है, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने की जरूरत है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, हम लोग हमेशा एटीएम का यूज करते हैं, हम जाते हैं वहां पे हमें एक इंटरफेस दिखता है, हमें क्या दिखता है, एक इंटरफेस दिखता है, हम जाते हैं वहां पे, आया इंटर योर अमाउंट, हमने अमाउंट इंटर किया तो वो काम कर रहा है, हमारे बैलेंस को निकाल रहा है, उसमें कुछ हम बैलेंस ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किससे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। तो जब किसी पर्सन को, किसी यूजर को जरूरत होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट करने की, तो वहां पे जरूरत पड़ती है किसकी, अब इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जैसे दो पर्सन को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनको जरूरत पड़ी किसी एक लैंग्वेज की, वैसे ही जब किसी पर्सन को किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट करना हो, कोई काम कराना हो, तो तब आपको जरूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, चाहे आप सी पढ़ लें, चाहे आप जावा पढ़ लें, चाहे आप पाइथन पढ़ लें, चाहे आप PHP पढ़ लें, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, इसमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। उसकी इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं, जैसा मैंने बताया कि जब हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमको पता है कि कौन से वर्ड को हम कैसे बोलेंगे, लेकिन जब हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तब भी आपको जरूरत है ये जानने की कि कौन से लाइन को कंप्यूटर से क्या कहना है, तो आप कैसे लिखेंगे ताकि आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल सही तरीके से हो सके। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है किसकी, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। पर अब यहाँ पे क्या जरूरत है इसकी, ये हमने देखा कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत इसलिए है ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकें।
तीसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिलता है वो क्वेश्चन है कि नीड क्या है इसकी, नीड ऑफ लैंग्वेज या नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नीड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये है टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, ठीक है, टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा, मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, मैं अगर आपसे बोलूं कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, सबको पता है 5 का फैक्टोरियल, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं। देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि मैं बोलूं आपको कि आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 4 से लेके 1 तक के सारे डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। मैं बोलूं 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 से लेके 1 तक या 1 से लेके 5 तक कुछ भी कह ले, उसके सारे डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आपको मिलेगा, जो आंसर आपको मिलेगा, वो उसका फैक्टोरियल होगा। अब आप बताइए 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, बताइए 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 120, 120 होगा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, 120 आप सबने बता दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 10 का फैक्टोरियल क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल क्या होगा, हाँ ठीक है ठीक है, 5 का फैक्टोरियल ठीक है, 10 का फैक्टोरियल क्या होगा। अब थोड़ा सा टाइम लग गया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है, 10 का फैक्टोरियल बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया। तो देखो छोटे जब कैलकुलेशंस हमें करने हो, हम ह्यूमन हैं, हमें जब छोटे छोटे कैलकुलेशंस करने हो हम तुरंत कर लेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 120। मैंने पूछा 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, हमने किया 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ गया 6, हमने लिख दिया 6। लेकिन मैं पूछूं आपसे कि 15 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो दिक्कत हुई, थोड़ा हमें टाइम लगा। जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना हो, बड़ा कैलकुलेशन करना हो, उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, लॉजिक लगाने की, बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। हमने बोला कि हम चाहे 5 का फैक्टोरियल पूछे चाहे 50 का फैक्टोरियल पूछे, विद इन अ सेकेंड आपको उसका रिजल्ट मिल जाए, ये ह्यूमन से पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है सिर्फ किससे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से जब आपको कोई काम कराना हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कराने हो, उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। दिस इज द नीड ऑफ लैंग्वेजेस, दिस इज द नीड ऑफ लैंग्वेजेस। हम लोगों ने कुछ चीजें समझी, आपको जो भी चीजें अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी तक जितना पढ़ाया उसमें से। तो इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें देखी, मैं देखूं क्या कर रहे हैं आप लोग, मैम कैलकुलेटर का भी तो यही काम है, हाँ तो कैलकुलेटर भी तो एक प्रोग्राम से बना हुआ है, कैलकुलेटर भी तो हम लोग वही करेंगे, कैलकुलेटर भी एक एप्लीकेशन है, कैलकुलेटर भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया गया है किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जिसका प्रोग्राम किया गया है प्रोग्रामिंग से। तो वही मैंने बताया कि जब बड़े कोई कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए हमें जरूरत होती है किससे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने की, उसके लिए हमारे पास आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके लिए हमारे पास आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा ठीक है, ये हमने देख लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत हमें पड़ती है। अच्छा एक चीज हम यहाँ पे और आपको बताना चाहेंगे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें जरूरत पड़ती है। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके हम किससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम से, किससे, कंप्यूटर सिस्टम से। बट ये सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब होता है कि जिस लैंग्वेज को ऐसी भाषा में लिखा जाए जिसको आम आदमी समझता हो, ह्यूमन समझता हो। जैसे हम एक आपको छोटा सा अगर प्रोग्राम करके दिखाएं, एक सेकेंड, कुछ इसमें दिख नहीं रहा है,
अगर हम आपको एक छोटा सा ऐसे प्रोग्राम करने को बोलो, हम लिखे a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3, हमने लिख दिया c इक्वल्स टू a प्लस b, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट c, जबकि ये C प्रोग्रामिंग में ये प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हम ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसे सिंपली हमने कुछ लाइंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे, कंप्यूटर उसे समझे और हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। तो ये हमने क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। इसको हम कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में ये प्रोग्राम लिखा गया है। क्यों हाई लेवल कहेंगे हम इसको? क्योंकि ये इसकी लैंग्वेज ऐसी है जो हमें समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि हम सी, जावा, पाइथन, पीएचपी का यूज करके कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किससे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। बट साथ ही साथ, इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, बट कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि मशीन लैंग्वेज समझता है। कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज का क्या मतलब है? 0 और 1 के फॉर्म में जो लैंग्वेज लिखी जाती है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो अगर आप कोई और लैंग्वेज समझते हो, मैं कोई और लैंग्वेज समझती हूँ, तो हम दोनों की आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब हम सी, जावा, पाइथन, पीएचपी में कोई प्रोग्राम बना रहे हो, कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो, तो उसे कंप्यूटर को समझना भी पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों के बीच में अब जरूरत पड़ेगी किसकी? एक मीडिएटर की। इन दोनों के बीच में जरूरत पड़ेगी किसकी? मीडिएटर की। आप कोई और लैंग्वेज समझते हैं, मैं कोई और लैंग्वेज समझती हूँ, तो अब हम क्या करेंगे? एक तीसरे पर्सन को हायर करेंगे कि भाई आप आओ, मैं जो कह रही हूँ वो उसको आप ट्रांसलेट करो और उसको आप क्या करो? इन्हें समझाओ। ये जो कह रहे हैं उसे ट्रांसलेट करो, मुझे समझाओ। तो यहाँ पे भी सेम जरूरत पड़ती है किसकी? ट्रांसलेटर की। यहाँ पे भी सेम जरूरत पड़ती है किसकी? ट्रांसलेटर की। ये क्वेश्चन भी है, आपको हमेशा मैं बोल जाऊंगी कि ट्रांसलेटर का यूज करें, ट्रांसलेटर का यूज करेंगे, तो आपको समझना जरूरी है व्हाट इज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो जब हमें कम्युनिकेट करना हो किससे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, उसमें हमें बीच में जरूरत पड़ती है एक ट्रांसलेटर की, एक मीडिएटर की। वो ट्रांसलेटर 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं बताइए? हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर, सॉफ्टवेयर, कंपाइलर और बताइए? इंटरप्रेटर, असेंबलर। ठीक है, यस। सो इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। तो यहाँ पे 3 तरीके के ट्रांसलेटर्स आते हैं, जो कि हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, आवाज सुनाई दे रही? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, मैंने बताया कि जब हमें जरूरत है कम्युनिकेट करने की किससे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, तो हम किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में अपना कोड हम लोग लिखते हैं, तो भाई उसको कंप्यूटर कैसे समझे? क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज है, तो उसके लिए हमें बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत होगी, जो क्या करेगा? लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करेगा और हमें बताएगा। तो वो जो ट्रांसलेटर होगा वो तीनों में से कोई एक हो सकता है, कि तो कंपाइलर, की तो इंटरप्रेटर, की तो असेंबलर। तो क्या डिफरेंस है? अगर हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग, तो सी प्रोग्रामिंग यूज करता है किसका? कंपाइलर का, ताकि हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं, हम जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर सके किसमें? 0-1 के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। क्योंकि हम तो 0-1 के फॉर्म में अपने इंस्ट्रक्शन नहीं लिख सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें याद ही नहीं रह पाएगा किसके लिए क्या लिखा जाता है। तो उस टाइम पे हम हाई लेवल में ही लिखेंगे। कंपाइलर क्या करेगा कि हमारे लिखे हुए कोड को कन्वर्ट कर देगा किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में। कंप्यूटर उसको समझ लेगा और उसके बाद उसका हमें आउटपुट मिल सकता है आफ्टर प्रोसेसिंग। ऐसे ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर का भी यूज करती है, जैसे जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इंटरप्रेटर बेस्ड हैं। और असेंबली लैंग्वेजेस में जो हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं, जैसे माइक्रो
प्रोसेसर आपने पढ़ा होगा, जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, ऐड 5 ऐसे करके जो लिखे जाते हैं, वो असेंबली लैंग्वेजेस होते हैं। वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। अभी हमें जो लैंग्वेजेस पढ़ना है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ना है, उसमें से कि तो वो कंपाइलर का यूज करेगी या फिर इंटरप्रेटर का यूज करेगी। तो हमें बस यही समझने की जरूरत है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सी जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो कंपाइलर बेस्ड है, मतलब जो कोड लिखते हैं पहले कंपाइल होता है, फिर क्या होता है कि उसकी EXE फाइल बनती है, और ये सारी चीजें आप आगे समझ लेंगे। तो ये हमने आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चंस बताए कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या जरूरत है। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन एक और मैं आपको बताना चाहूंगी, वो क्वेश्चन है, बहुत जरूरत है इस क्वेश्चन को आपको समझने की, कि व्हाट इज इंटरफेस। व्हाट इज इंटरफेस? सर ने आप लोगों को HTML पढ़ाया। HTML में उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इससे हम लोग UI क्रिएट करते हैं। UI का मतलब यूजर इंटरफेस। तो अब आप बताइए हमें कि ये इंटरफेस क्या है, किसको हम इंटरफेस कहते हैं? कोई बताएगा? कोई बताए मुझे इंटरफेस क्या है भाई? बताइए इंटरफेस क्या है? इंटरफेस क्या है, कोई बताएगा? प्लेटफॉर्म, डिस्प्ले, आउटपुट, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, वो इंटरफेस कहलाता है। यस, प्लेटफॉर्म, मीडियम, प्लेटफॉर्म, मीडियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, आप लोग बस रिप्लाई करते जाइए, बहुत अच्छी बात। अब हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि इंटरफेस क्या है। सर ने आपको HTML पढ़ाया, उन्होंने बताया कि HTML के थ्रू हम सिर्फ UI क्रिएट करते हैं, कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। तो वो इंटरफेस की जरूरत हमें होती है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग ATM जाते हैं, कभी कभी हमें किसी चीज को करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए, जरूरी नहीं है कि आप डेवलपर हो, जरूरी नहीं है कि आपको .NET आती हो, आपको जावा आती हो, आपको PHP आता हो, आपको C आता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हम ATM में जाते हैं, कोई भी जाता है और सिंपली क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है पैसे। क्या आपको इसकी जरूरत है, ये जानने की जरूरत है कि ये कैसे हो गया, बैकग्राउंड में क्या काम हुआ कि हमें पैसे निकल के हमें मिल गए? क्या हम लोग जानते? नहीं जानते। तो हमें कभी कभी क्या, बहुत टाइम पे हमें जरूरत नहीं होती है ये जानने की कि इसमें प्रोग्रामिंग क्या की गई है, ये कैसे काम कर रहा है, बैकग्राउंड में क्या चीजें हो रही है कि हमें ये आउटपुट, ये हमें हमारा काम हो जा रहा है। जबकि ATM भी एक सॉफ्टवेयर है, जबकि उसमें भी प्रोग्रामिंग की गई है। पर उस टाइम पे जब हम ATM को यूज कर रहे हैं, तो हम डेवलपर बन के यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसके क्लाइंट हैं, हम उसके क्या है, इंड यूजर हैं। इंड यूजर कहते हैं जो कि हमारे बनाए गए सॉफ्टवेयर को यूज करता है विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स कि क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है, क्या कोड किया गया कि ऐसे काम कर दे रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। उसको हम कहते हैं इंड यूजर। यहाँ पे एक जो होगा, ये होगा प्रोग्रामर, ये होगा डेवलपर, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ये होगा प्रोग्रामर। एक यहाँ पे पर्सन है जो कि क्या है, इंड यूजर है, आपके बनाए गए प्रोग्राम को यूज करेगा। बीइंग अ डेवलपर, आप प्रोग्रामिंग सीखने आए हैं, आप क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आपको आगे डेवलपर बनना है, क्योंकि आपको आगे लॉजिक्स लगाने हैं, है ना। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? ताकि हम अपने लॉजिक्स लिख सकें, ताकि हम अपने कोड लिख सकें जिसको कि कंप्यूटर समझ भी सके और प्रॉपर आंसर भी दे सके, आउटपुट भी दे सके। लेकिन हम हमेशा जो ये बनाते हैं, ये किसके लिए बनाते हैं? इंड यूजर के लिए बनाते हैं, क्लाइंट के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरफेस हम बनाते हैं, जिसके थ्रू, ये है इंटरफेस, जिसके थ्रू ये जो क्लाइंट है ये कम्युनिकेट कर सकता है, किससे? इससे। ठीक है, प्रोग्रामर ये बनाएगा, इंटरफेस बनाएगा, और इंटरफेस के थ्रू कौन जुड़ सकता है? इंड यूजर जुड़ सकता है। इसके थ्रू कौन जुड़ सकता है? इंड यूजर जुड़ सकता है। लेकिन
इसके बैकग्राउंड में भी कुछ चीजें हैं जो कि एंड यूजर से कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब सीधे सीधे इससे प्रोग्रामर ये बनाएगा। और यहाँ पे है सर्वर, यहाँ पे है सर्वर, जहां पे कि ये इंटरफेस, ये प्रोग्राम, ये आपका कोड रन कर रहा है। और इस सर्वर के भी बैकग्राउंड में कुछ चीजें हैं, क्या है? डेटाबेस। क्या है? डेटाबेस। आपको बताया गया, हम आपको होस्टिंग सिखाएंगे। आप कोई भी प्रोग्राम कर लें, कोई भी चीज कर लें, विदाउट होस्टिंग आपके उस कोड को कोई दूसरा नहीं देख सकता, आपके उस कोड को कोई दूसरा नहीं देख सकता। इसको हम कहते हैं क्लाइंट और सर्वर। आपने बहुत टाइम सुना होगा, बहुत बार आपके आप लोग जब पढ़ते हैं तो उसके बीच में आया होगा, या बहुत टाइम आपके सिलेबस में भी आया होगा। व्हाट इज क्लाइंट साइड, व्हाट इज सर्वर साइड आता है। तो व्हाट इज क्लाइंट साइड, व्हाट इज सर्वर साइड, ये सब क्या है? ये क्लाइंट और सर्वर क्या है? क्या है? देखिए, क्लाइंट और सर्वर क्या है? आप एक प्रोग्रामर हैं, आपने एक प्रोग्राम लिखा, आप ही बस उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, उसी प्रोग्राम को, उस कोड को हमने होस्ट कर दिया, कहाँ? सर्वर पे। अब क्या होगा? उस सर्वर को के थ्रू उस प्रोग्राम को सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, आपके यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल बताती हूँ, हमने टेकपाइल का सॉफ्टवेयर बनाया है, आप सब यूज करते हो, तो आप लोग क्या करते हैं, जाते हैं वहां से टास्क डाउनलोड कर लेते हैं, टास्क अपलोड कर देते हैं। आपको पहले फीस दिख रहा है कि आपकी फीस है 4000, 3000 रुपए आपने जमा कर दिए, अब बच गया 1000, फिर से आपने 500 रुपए जमा कर दिए, फिर बच गया आपका 500 रुपए। ये सब काम कैसे हो रहा है? ये जो हमने आपको दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप उस सॉफ्टवेयर को देख पा रहे हो, वो है ये इंटरफेस। उसको बनाया है किसने? हमने। ध्यान से आप समझिएगा, जो टेकपाइल का सॉफ्टवेयर आप सब लोग यूज कर पा रहे हैं, वो टेकपाइल का सॉफ्टवेयर बनाया गया है एक प्रोग्रामर के द्वारा। उसमें लॉजिक्स लगाई गई हैं, प्रोग्रामिंग की गई है, और जो आपको दिखता है, जिसको बस देख के आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही है, वो है इंटरफेस। और आप क्या हैं? आप ये हैं, आप हमारे क्लाइंट हैं, आप हमारे यूजर्स हैं, जो कि हमारे बनाए गए सॉफ्टवेयर को, प्रोग्रामर के बनाए गए कोड को यूज करते हैं। किसके थ्रू? इंटरफेस के थ्रू। लेकिन इंटरफेस के बैकग्राउंड में भी हमारा सर्वर है, जहां पे हमने उस पूरे सॉफ्टवेयर को होस्ट किया हुआ है। और सर्वर के पीछे भी क्या है? एक डेटाबेस है, जहां आप सबका रिकॉर्ड रखा गया है। मतलब कि वहां पे कुछ चीजें रखी गई हैं। आपका, आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किए, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही हमें पता चल गया कि अच्छा, इस बच्चे की फीस जो है वो 5000 रुपए है, इनकी फीस 4000 है, इनकी फीस 3000 है। हमने उसको डेटाबेस में डाल दिया। वही चीज आपको इंटरफेस में दिख रही है। आपने फिर से 2000 का पेमेंट कर दिया, हमने उसमें से लॉजिक्स ऐसा लगाया हुआ कि जैसे ही पेमेंट हो माइनस हो जाए। ये सारी चीजें फिर से मैं बताती हूँ, टेकपाइल का सॉफ्टवेयर आप सब लोग यूज करते हैं। अगर आप बस उस सॉफ्टवेयर को देख लें, तो प्रोग्रामिंग का यूज करके, डेटाबेस का यूज करके, और जो आप लोग डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, HTML बूटस्ट्रैप, उसका यूज करके आपको वही बनाना है, कुछ वैसा ही सॉफ्टवेयर बनाना है। तो वहां पे मैं उसी के थ्रू आपको चीजें समझाती हूँ कि जो टेकपाइल का सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, टेकपाइल.in/st से, उसको बनाया है हमने, उसको बनाया है हमारे टेकपाइल के कुछ प्रोग्रामर्स ने। तो वो प्रोग्रामर्स हैं जिन्होंने उसको बनाया, उसमें लॉजिक लगाया। और आप क्या हैं? आप ये हैं, आप इंड यूजर हैं। अब आप ये मत देखिएगा, आप ये नहीं है, आप सब लोग अलग अलग हैं, पर आपको हम कहेंगे इंड यूजर। जो हमने आपको प्रोवाइड किया है, जहां पे दिखता है कि अपलोड योर कोड, एरर जनरेट टोकन दिखता है, टू डे कोड एंड वीडियो, ये सब क्या है? इंटरफेस है। और उस इंटरफेस के पीछे जो काम कर रहा है वो है सर्वर। हमने क्या किया है, अपने इस सिस्टम पे और भी बहुत सारी चीजें उस सॉफ्टवेयर में बना रखी हैं। प्रोजेक्ट अपलोड करने का, प्रोजेक्ट को आपको असाइन करने का, क्या वो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी हमने अपने सिस्टम में बनाया है। जब हम उसको सर्वर पे डाल देंगे तब वो आपको दिखने लगेगा। तो ये इंटरफेस के बैकग्राउंड में काम कर रहा है कौन? सर्वर। और सर्वर के पीछे क्या है? डेटाबेस है, जहां से ये सारी एग्जीक्यूशंस हो रही है। इंटरफेस।
आपको इंटरफेस समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन मुझसे पूछ ले प्लीज, बताइए। इंटरफेस क्या है, समझ आया? बताइए, इंटरफेस समझ में आया आपको? यस मैम, यस मैम। समझाइए, समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ। व्हाट इज क्लाइंट? फिर से देखो, बताती हूँ। व्हाट इज क्लाइंट? देखिए, क्लाइंट एक सिंपल सा इंसान है, एक सिंपल सा पर्सन है। कोई आदमी हमारी कंपनी में आया, हमने बोला हमारी जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है। कोई आदमी हमारे यहाँ आया, उसने बोला कि मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं उसमें एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ जिसमें कि बच्चे आए, अपनी स्टूडेंट्स आए, अपना फीस सबमिट करें और हमें दिख जाए कि इस स्टूडेंट की इतनी फीस सबमिट है, इतना फीस बाकी है, इसकी स्टार्टिंग की फीस इतनी थी। हमने कहा ठीक है, बन जाएगा। तो हमारे लिए वो जो आदमी है वो क्या है? क्लाइंट है। हमारे लिए वो जो आदमी है वो क्या है? यूजर है, क्लाइंट है। अभी जो मैं क्लाइंट साइड सर्वर साइड की बात कर रही थी वो चीज अलग है। वो तो होस्टिंग की बात हो गई, वो तो डेवलपमेंट की बात हो गई। लेकिन हम जब नॉर्मल टर्म में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए क्लाइंट कौन है? वो आदमी है जिसको कि अपना सॉफ्टवेयर बनवाना है। हमारे पास आया, उसने बोला मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है। मैंने कहा ठीक है, बन जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से वो सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया। उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग अलग टेक्नोलॉजी जो भी हमें आती हो हम उसका यूज करेंगे और उसके लिए एक इंटरफेस तैयार करेंगे। उसके लिए एक इंटरफेस तैयार करेंगे और वो इंटरफेस उस आदमी को, उस क्लाइंट को, इंड यूजर को दिखेगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बार बार समझाया, टेकपाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो हमने बनाया, हम हो गए उसके प्रोग्रामर, हम हो गए उसके डेवलपर, और जो हमने बना के आपको दिया वो है उसका इंटरफेस। आप कौन है उसके लिए? आप क्लाइंट है हमारे, आप ही तो यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को। तो आप कौन है? उसके क्लाइंट है। आपको प्रोग्रामिंग नहीं पता, कौन सी लैंग्वेज, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने उसको बनाया है आपको नहीं पता, लेकिन आप उसको प्रॉपर यूज कर पा रहे, तो आप हमारे इंड यूजर है। और बाकी उसके बैकग्राउंड में सर्वर है जहां पे कि हमने उसको डाला हुआ है, होस्ट किया है, और आप एक URL techpile.in/st से एक्सेस करके उसको यूज करते हैं। और उस सर्वर के पीछे भी डेटाबेस काम कर रहा है जहां पे कि हमने आपके डिटेल्स को रखा हुआ है और आपका डिटेल्स एक्सेस होता है और इंटरफेस पे वो दिखता है। ये हुआ इसका नॉर्मल सा प्रोसेस। तो क्यों हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे, क्यों हमें इन चीजों की जरूरत है? डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड इंड यूजर, कुछ नहीं है डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नहीं है। क्लाइंट और इंड यूजर कोई नहीं है। क्लाइंट हम लोग सिंपल अपने मीन्स प्रोफेशनल लैंग्वेज में जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर कर रहे हो तो कोई आदमी आता है जो सॉफ्टवेयर बनवाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारा क्लाइंट है। और उस सॉफ्टवेयर को चाहे वो आदमी अकेले यूज करे, चाहे वो 50 लोगों से यूज कराए, वो उस सॉफ्टवेयर के लिए उसके यूजर्स होंगे, वो इंड यूजर्स होंगे। तो बस यही है इसका सिंपल सा मतलब। ठीक है, अब समझ में आया? अब कोई कंफ्यूजन? इंटरफेस क्या है? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। इंड यूजर इज क्लाइंट, हाँ हाँ हाँ, यस यस, ठीक ठीक। तो बस इतना सा है। अब हमने जो ये चीजें आपको बताई, इंटरफेस, क्लाइंट, प्रोग्रामिंग, तो आपको वही समझने की जरूरत है। अभी देखिए, अभी आप क्या करेंगे, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको हमने बताया कि हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आपको पढ़ाएंगे। .NET कोई पढ़ सकता है, कोई एंड्रॉइड पढ़ सकता है, कोई जावा पढ़ सकता है, कोई पाइथन पढ़ सकता है, कोई PHP पढ़ सकता है। इतनी सारी आपको अलग अलग लैंग्वेजेस ये आपको हमने दी हुई हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि
देखिए, तो यहाँ पे आप .NET पढ़ें, चाहे आप एंड्रॉइड पढ़ें, चाहे आप जावा पढ़ें, चाहे आप पाइथन पढ़ें, चाहे आप PHP पढ़ें, चाहे आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ें। टेक्नोलॉजी का मतलब सिंपल सा ये है कि इसके थ्रू आप क्या बना सकते हैं, इसके थ्रू आप क्या बना सकते हैं, इसके थ्रू आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कुछ भी बनाएं, इसमें से किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करें, आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। किसकी किसकी? फर्स्ट जरूरत पड़ेगी आपको डिजाइनिंग की, दूसरी आपको जरूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग की, क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं, क्योंकि आप यूजर नहीं है, आप प्रोग्रामर हैं, तो उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी 3 लैंग्वेजेस की, प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग एंड तीसरी आपको जरूरत पड़ेगी डेटाबेस, ठीक है। डिजाइनिंग के लिए आप क्या यूज करेंगे? डिजाइनिंग के लिए चाहे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ें, उसमें सिंपल टर्म में हम लोग HTML, CSS उसके साथ ही है, और बूटस्ट्रैप, इतने चीजों का, इतने इन लैंग्वेजेस का हम लोग सिंपली यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए। कोई भी आप टेक्नोलॉजी, कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ें उसमें HTML, CSS, बूटस्ट्रैप। अच्छा, प्रोग्रामिंग देखिए, हर एक अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ, अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपैटिबल होती है। कंपैटिबल का मतलब है कि जिसके साथ जो सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो इसमें .NET अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, कौन सी? C#। अगर आप एंड्रॉइड पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पड़ेगी, जावा, नहीं तो आप Kotlin, इन दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। जावा अगर आप, ये एक टेक्नोलॉजी भी है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, तो यहाँ भी आपको जावा की जरूरत पड़ेगी। पाइथन पढ़ेंगे तो ये पाइथन खुद ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। PHP पढ़ेंगे, PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखी हुई है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कहती कि आप C पढ़ लें तो आपको एकदम प्रोग्रामिंग बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी, नहीं। पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा आपको कम समझ में आए, लेकिन यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी है, बहुत, जैसा मैंने बताया हाई लेवल लैंग्वेज है, तो बिल्कुल हम लोग जो बोलते हैं वही चीज वहां पे लिखते हैं। यहाँ पे आपको फिर से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। जो .NET पढ़ेगा उसको C#, जो एंड्रॉइड पढ़ेगा उसको जावा या Kotlin, जो जावा पढ़ेगा उसको जावा, पाइथन में पाइथन, PHP जो पढ़ेगा उसको PHP। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जिसमें कि इंटरफेस हो, जिससे कि यूजर काम कर सके, ठीक है, जिसमें कुछ डायनामिक काम किया गया हो। अब जैसे अगर आप बस HTML पढ़ेंगे, अगर आप HTML पढ़ेंगे तो कौन सी टेक्नोलॉजी ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा आप रुक जाओ, आप लोग तो ट्रेनिंग के लिए आए हो, तो पूरी ट्रेनिंग करोगे तो लास्ट तक समझ आ जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज ठीक है, ये सब कुछ बताया जाएगा। जब टेक्नोलॉजी सिलेक्शन का टाइम आएगा तो सब बताया जाएगा। अभी हमें बस ये जानना है कि ऐसा नहीं है कि जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ने आ रहे हैं तो C ही पढ़ना है और बाकी सब कोई भी हम टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, नहीं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपैटिबल है, उसके साथ आपको वही यूज करना पड़ेगा। कंपैटिबल है कि नहीं है ये पता चलता है उसके एक्सटेंशन से। जैसे आप पाइथन में बनाएंगे तो .py, PHP में बनाएंगे .php, C में बनाएंगे .c। तो इस तरीके से क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी का पता चलता है। मैं सिर्फ इतना बता रही थी कि आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग और डेटाबेस। कब? जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं सिंपली इंफॉर्मेटिव, तो आप सिर्फ HTML, CSS, बूटस्ट्रैप पढ़ लीजिए और आप आसानी से डिजाइनिंग करते जाएंगे और आपको एक वेब पेज या जो भी आप बनाना चाहें बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन जब आप कोई इंटरफेस जिसमें कि यूजर काम कर सके, जो हम यूजर्स के लिए बना रहे हैं, अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत पड़ती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टेकपाइल का सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वो सिर्फ आपको देखने के लिए नहीं है, वहां पे आप कुछ कर भी पाते हैं। वहां पे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर पाते हैं, अपने क्या है, अपने जो भी टास्क आप करते हैं उसको अपलोड कर पाते हैं,
फीस जमा कर पाते हैं, अपना फीस देख पाते हैं, आगे आप उसके थ्रू प्रोजेक्ट अपना चूज कर पाएंगे, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये सब चीजें जो है हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो वेबसाइट नहीं बनाई है। तो यहाँ पे जब हम ये ऐसा बनाते हैं तो डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग और डेटाबेस भी बहुत सारे तरीके के हैं जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम यूज करते हैं सिंपली एसक्यूएल का। एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस आते हैं, जैसे कि आपको कोई एक पढ़ना होगा, माई एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, ये कॉमा है, माई एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, ओरेकल या फिर एमएस एक्सेस या और बहुत मोंगोडीबी, बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस हैं जिसमें से आप कोई भी एक पढ़ सकते हैं। सबके सिंटैक्सेस में जरा सा डिफरेंस है। तो ऐसे ही जो ये हम लोगों ने अभी प्रोग्रामिंग देखा, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। डिजाइनिंग तो आप लोग सीख रहे हैं, लगभग HTML सीख रहे हैं, आगे बूटस्ट्रैप भी सीखेंगे, बहुत सारी चीजें। तो प्रोग्रामिंग देखने जा रहे हैं। क्यों हम प्रोग्रामिंग में सबसे पहले सी ही देख रहे हैं, जबकि सी का यूज देखिए, अभी मैं ये चीज आपको आगे क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे जब हम प्रोग्रामिंग देखने जा रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं सी। पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे सिलेबस में भी मिलती है और यहाँ ट्रेनिंग में भी मिलती है, वो सी प्रोग्रामिंग है, क्योंकि इजी है, मदर लैंग्वेज है, सिंटैक्सेस अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। तो अगर आपको सी आता है तो ये लोग समझते हैं कि आपको बाकी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इस वजह से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले पढ़ते हैं। इतना आई थिंक आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, एंड्रॉयड में जावा बताया जाएगा, ठीक है। तो चलो, वेरी गुड। सो इतनी में आपको कोई भी कंफ्यूजन अभी नहीं होगा, आई होप, क्योंकि ये चीजें अभी तो बहुत बेसिक की चीजें थी। अभी हम सी प्रोग्रामिंग तक नहीं पहुंचे। अभी हम ये समझ रहे थे कि क्या इंटरफेस होता है, क्यों हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें। अब आप देखो, जब हम सॉफ्टवेयर्स बनाने जा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है। हम लोग यूज बहुत सारी चीजें करते हैं, पर हमें कभी कभी कुछ चीजें पता नहीं होती हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जैसा हमने बताया कि सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए, एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, सबने जाना। अब भाई सिर्फ प्रोग्रामिंग कर लेने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ डेटाबेस की जरूरत है, लेकिन वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर्स जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर्स दो तरीके के होते हैं। सॉफ्टवेयर्स दो तरीके के होते हैं। क्या नॉर्मल क्या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, जिसे टच नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। तो ये सब सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन है। पर सॉफ्टवेयर एक्चुअल में जब हम डेवलपर हैं, जब हम डेवलप कर रहे हैं, तो आप दो तरीके के सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। देखिए, पहला सॉफ्टवेयर होता है स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर। पहला सॉफ्टवेयर होता है स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर, और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है वेब एप्लीकेशन। ठीक है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वेब स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते, एप्लीकेशन ही कह लो। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, दूसरा होता है वेब एप्लीकेशन। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? क्या स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, क्या वेब एप्लीकेशन है? ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा टर्म है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। जिस भी एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन क्या होता है? सिंपल सा ये है कि एप्लीकेशन जिसके थ्रू यूजर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सके, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन है, फेसबुक एक एप्लीकेशन है, कैलेंडर एक एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। सब में पहले से डिसाइडेड है कि आप किस एप्लीकेशन के थ्रू क्या काम करेंगे। कैलकुलेटर में आप जाएंगे, चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेटर में आप टाइम और डेट देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है, तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया हो किसी प्रोग्रामर के द्वारा, और हम उसको यूज करें, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। तो बीइंग अ प्रोग्रामर, आप याद रखिए कि आप यूजर होने के साथ साथ बहुत सारी चीजों को आप यूज करते हैं सिंपली। जैसे आप
क्या कहते हैं, जैसे हमने बताया एटीएम को आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप हमारे टेक्टाइल के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए यूजर हैं, लेकिन अभी आप कुछ दिनों में प्रोग्रामर बनने जा रहे हैं, तो इसलिए आपको दो तरीके के एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन की .exe फाइल मिलती है, जिस एप्लीकेशन की .exe फाइल मिलती है, जिसे कि कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। जिस एप्लीकेशन की .exe फाइल मिलती है, जिसे डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जाता है कहीं पर भी, चाहे एंड्रॉइड में, चाहे आप उसको कंप्यूटर सिस्टम में बनाए, पीसी में, चाहे आप कोई आपके पास लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपके पास मैक, जो एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसमें आप इंस्टॉल करके डाउनलोड किया exe फाइल जबकि सबके लिए नहीं होती है, exe फाइल सिर्फ विंडोज के लिए होती है, तो जिसको इंस्टॉल डाउनलोड करे, इंस्टॉल करके जिसे यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अगर आप समझ रहे हो तो आप क्या बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से आपने स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस का यूज किया है? कौन से exe apk, हाँ, कौन से स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का आपने यूज किया है? नोटपैड प्लस प्लस, हाँ वेरी गुड। नहीं समझे मैम, नहीं समझे? टर्बो सी, हाँ, फोटोशॉप, नोटपैड प्लस प्लस, वेरी गुड। कलर पिकर, देखो कुछ नहीं बता रही थी मैं, बस सिर्फ इतना बता रही थी कि सॉफ्टवेयर दो तरीके के आप बना सकते हैं, ठीक है। एक आप बना सकते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, आप बना सकते हैं, जबकि उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि किसको बनाने के लिए हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, लेकिन आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, दूसरा वेब एप्लीकेशन। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हम किसे कहेंगे? जिसको कि डाउनलोड करके यूज किया जाता हो, जिसकी exe फाइल मिलती हो, ठीक है, जिसे इंस्टॉल करना पड़ता हो, जो इंस्टॉल करेगा उसके में ही चलेगा, ठीक है। जैसे नोटपैड अगर मैं इंस्टॉल करूं तो क्या आपके सिस्टम में चल जाएगा? नहीं। अगर मैं अपने सिस्टम में फोटोशॉप इंस्टॉल करूंगी तो क्या आपके सिस्टम में चल जाएगा? नहीं चल जाएगा। तो वो क्या है? वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब तो आप समझे होंगे। चलो, बहुत सारे लोगों ने बताया फेसबुक, ये व्हाट्सएप, यस वेरी गुड, जेडीके, ये सब क्या है? ये सब स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। दूसरा वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या है? जो एप्लीकेशन थ्रू द यूआरएल वेब पे चलता हो, सर्वर पे चलता हो, जो क्या हो? रन ऑन सर्वर बाय यूआरएल। जैसे मैंने आपको बताया techpile.in, क्या किसी ने अपने सिस्टम में techpile.in/st को इंस्टॉल किया है? नहीं किया है। हमने सर्वर पे डाला, आप भी यूज कर रहे हैं, आप भी यूज करें, आप भी। क्या किसी ने सरकारी रिजल्ट को अपने सिस्टम में वो किया है? सरकारी रिजल्ट.com नहीं किया। उसका एक यूआरएल, एक एड्रेस मिला है, उसके थ्रू हम भी एक्सेस कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, जिसको करना हो वो कर सकता है। So this is the web application. By using C programming is not used in web application. C programming एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, लेकिन वेब एप्लीकेशंस को बनाने में यूज नहीं की जाती है। C programming is used to create standalone application. खास तौर से C programming is broadly used का मतलब कि बहुत ज्यादा यूज की जाती है, broadly used in embedded system, embedded सॉफ्टवेयर से embedded system आप कह सकते हैं। embedded systems कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं? जैसे हम लोग घर पे यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, और भी बहुत सारे ऐसे किए जाते हैं यूज। embedded system इनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें ज्यादातर सी की प्रोग्रामिंग, सी की कोडिंग की जाती है, और ज्यादातर क्योंकि एक बहुत अच्छी इसमें रिच गेमिंग लाइब्रेरी भी प्रेजेंट है सी में, तो इस वजह से ये सी प्रोग्रामिंग गेम्स को भी बनाने में यूज किया जाता है, पर वेब एप्लीकेशंस को बनाने में यूज नहीं किया जाता। वेब एप्लीकेशन जब आपको बनाने हो, वेब एप्लीकेशन समझ गए? वेब एप्लीकेशन क्या होता है? कोई किसी को कंफ्यूजन? वेब एप्लीकेशन वो होता है, हाँ, जिसका दोनों होता है ना, उसका दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्रामर डेवलपर डेवलप करते हैं। जैसे यूआरएल भी है और उसका
जैसे फेसबुक.com से भी चल जाएगा और फेसबुक का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल किया तो उससे भी चल जाएगा। तो वो उसके लिए दोनों बनाया होगा उन लोगों ने, वेब एप्लीकेशन भी बनाया होगा और साथ ही साथ उसका एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी बनाया होगा, तब जाके वो चल जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है कि दोनों के लिए अलग अलग चीजें बनानी पड़ेंगी। तो उसमें क्या है कि मैंने अभी बताया कि सी प्रोग्रामिंग का यूज हम वेब एप्लीकेशंस को बनाने में नहीं कर सकते। सी प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है, जैसे आप वॉशिंग मशीन यूज करते हैं उसमें भी प्रोग्राम्स किए गए हैं, ठीक है। कैसे वो 15 मिनट्स का आपने टाइम सेट कर दिया, 15 मिनट के बाद अपने आप वीप करने लगता है, अपने आप पता चल गया कि इतनी देर के बाद हमें पंपिंग करना है वाटरिंग का। तो इस तरीके से क्या है कि उसमें भी प्रोग्राम्स किए गए हैं। तो वो प्रोग्रामिंग जो उसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ट किए जाते हैं उसके लिए कहीं कहीं पे सी प्रोग्रामिंग का यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने में सी प्रोग्रामिंग का यूज होता है। गेमिंग की लाइब्रेरी, बहुत अच्छी गेमिंग की लाइब्रेरी है तो गेम्स बनाने में सी प्रोग्रामिंग का यूज होता है, बट वेब एप्लीकेशंस बनाने में सी का यूज नहीं होता है। तो आप जो अभी पढ़ेंगे, जो आप वेबसाइट्स बनाएंगे, उसमें आप लोग सिंपल किसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है किसमें, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है वेब एप्लीकेशंस को बनाने में, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन में जैसा मैंने ये बताया कि .NET अगर आप पढ़ेंगे तो C#, अगर आप जावा पढ़ेंगे तो जावा, पाइथन पढ़ेंगे तो पाइथन, PHP, इसमें से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखेंगे। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई हो। ये काफी है, ये वेबसाइट क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये चीजें हमने आपको बताया। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस जो हैं वो एप्लीकेशंस इंस्टॉल किए जाते हैं, रन किए जाते हैं, और वेब एप्लीकेशंस बाय URL गूगल से या इंटरनेट से एक्सेस किए जाते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग का यूज सिर्फ स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस को बनाने में यूज किया जाता है, वेब एप्लीकेशंस को बनाने में यूज नहीं किया जाता है। तो जब आपको अभी जो प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा तो उसमें आपको किसी ना किसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होगा जो टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल हो और साथ ही साथ जो कि यूज की जाती हो वेब एप्लीकेशंस बनाने में। तो जैसा मैंने अभी बताया कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया? मैम ये सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन है, कौन सा सॉफ्टवेयर .exe बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है? हाँ जी, जब हम सी के प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उसकी भी .exe बनती है और आप उस exe फाइल को रन करा सकते हैं कहीं पर भी। तो exe फाइल बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जैसे बाय मैं आपको बता दूं अगर एक बार, तो एक सेकेंड, देखिए जैसा मैंने अभी बताया कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप सी कर सकते हैं, C++ कर सकते हैं, जावा कर सकते हैं, पाइथन कर सकते हैं, PHP कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C and C++, दिस इज यूज्ड टू क्रिएट स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस। This is used to create standalone applications, and ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज this is used to create web applications, या दोनों बनाने में यूज हो सकता है इसका, ठीक है। जैसे हम C# का यूज करके हम एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में भी उसका यूज किया जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है। तो C और C# का यूज करके आप सिर्फ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये ब्रॉडली यूज होती हैं, तो इसलिए आप इनका यूज करके वेब एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ सॉफ्टवेयर्स जो कि आप बना सकते हैं। आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी होंगी इसको बनाने के लिए, और क्या होगा कि अगर आप कोई भी इसमें से लैंग्वेज सीखते हैं तो आप अगर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। अगर आप अगर आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं।
तो वेब एप्लीकेशन जो कि थ्रू द सर्वर, थ्रू द URL एक्सेस होता है, और साथ ही साथ कोई काम यूजर से इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्लाइंट जो है, यूजर जो है, उस सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है विदाउट नोइंग बैकग्राउंड डिटेल। जैसे आप हमारे टेकफाइल के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चीजें हो रही हैं, बैकग्राउंड में हमने क्या प्रोग्रामिंग कर रखी है कि आप इतना इजी तरीके से आप फीस पेमेंट कर लेते हैं, इतना इजी तरीके से सॉफ्टवेयर आप अपने जो टास्क है उसको अपलोड कर देते हैं, वीडियोस को हम इधर से अपलोड करते हैं और उधर से डाउनलोड हो जाता है। तो इन सब के लिए प्रोग्रामिंग की जाती है। तो एक चीज इन सबके थ्रू मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही थी आपको कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हों, जब हम कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हों, जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हों, तो हम आपके लिए या अपने लिए बनाने नहीं जा रहे हैं। हम किसके लिए बनाने जा रहे हैं? हम यूजर्स के लिए बनाने जा रहे हैं, हम अपने क्लाइंट के लिए बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लोग ये डेवलप करेंगे, जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, तो उसको हम हमेशा एक चीज ये दिमाग में रखेंगे कि हम इसको कैसे बनाएं ताकि इसे कोई भी यूज करे, इसे कोई भी यूज करे तो उसका काम आसानी से हो जाए। जैसे आप इस बात को ऐसे समझिएगा, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें एटीएम का, जैसे हम एग्जाम्पल लें एटीएम का, अगर एटीएम में फिक्स कर दिया जाए कि आप जाएंगे, कार्ड डालेंगे और उसके बाद उसमें से सिर्फ 500 रुपए ही निकल पाएंगे, 500 रुपए ही डेबिट हो पाएगा, तो क्या ये सबके लिए सही रहेगा? सबके लिए ये सही नहीं रहेगा। वहां पे आपको दिखता है, एक इंटरफेस दिखता है कि इंटर अमाउंट, इंटर अमाउंट। कोई आदमी आया, हमें भी वही इंटरफेस दिख रहा है, आपको भी वही, आपको भी वही। कोई आया, उन्होंने इंटर किया 1000 रुपीज, उनमें से 1000 रुपीज क्रेडिट हो गया। कोई आया, उन्होंने इंटर किया 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज क्रेडिट हो गया। और कोई आया, उन्होंने इंटर किया 500 रुपीज, तो उसमें से 500 भी क्रेडिट डेबिट हो गया। तो इस तरीके से हमें जो एप्लीकेशंस बनाने होते हैं वो हमें क्लाइंट के लिए बनाने होते हैं ताकि उसे कोई भी यूज कर सके, कोई भी यूज करे तो उसका काम आसानी से हो सके, और उसके लिए हम ये इनपुट लेने का काम करते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, आपको हर प्रोग्राम में मिलेगा कि आपको यूजर से इनपुट कराना है, यूजर से इनपुट कराना है। आप समझ ही नहीं पाएंगे ये यूजर से इनपुट क्या है। ठीक है, आपको कभी आपने अगर प्रोग्रामिंग किया होगा तो आपने देखा होगा कि हम लोग लिखते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। क्यों लिखते हैं? क्या इंटर द वैल्यू करने का मतलब है? हम ही तो इंटर कर रहे हैं। तो भाई वो इंटर द वैल्यू करने का मतलब ये है कि आप जो बना रहे हैं वो आप किसी और के लिए बना रहे हैं, और कोई आदमी चाहे वो 10 इंटर करे चाहे 50 इंटर करे, उसका भी काम हो जाए और आपका भी काम हो जाए, वो काम जिसके लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया है। तो मैं ये बता रही थी कि आपको एक चीज बहुत ये चीज ध्यान देनी होगी कि हम कोई भी वैल्यू, कोई भी प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो वो हम बनाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने यूजर्स के लिए, ताकि यूजर उस प्रोग्रामिंग से, उस हमारे कोड से इंटरेक्ट कर सके और अपना टास्क, अपना काम आसानी से परफॉर्म कर सके। सो दिस इज द प्रोग्रामिंग। इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग का यूज करना होता है। हाँ हाँ, सर्वर पे रन नहीं होता है। मैथ वीक हो वो कैसे करेगा? देखो, मैथ लॉजिक लगा हो जाएगा। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्या है कि जैसा मैंने बताया ना कि हमने बोला कि 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो आपने बोल दिया 120। हमने आपसे बोला कि आप 150 का फैक्टोरियल निकालो, तो आपकी मैथ वीक है कि मैथ आपका स्ट्रांग है। तो ये तो आपको जरूरत तब पड़ती जब आपको मैं ये बोलूं कि 5 का भी फैक्टोरियल 1 मिनट में निकालना है और 150 का भी फैक्टोरियल 1 ही मिनट लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तब आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी। तब आप कह सकते हैं कि मेरा तो मैथ बहुत वीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें ऐसा करना ही नहीं है, तभी तो हम प्रोग्रामर बन रहे हैं, ताकि हम छोटी लॉजिक लगाएं,
हम 5 का फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम बनाएं और कोई आदमी 5 अगर इंटर करे तो उसको 5 का फैक्टोरियल मिल जाए, कोई आदमी 150 इंटर करे तो 150 का फैक्टोरियल मिल जाए। हमें लॉजिक लगाना है, तो हमें यहाँ पे मैथ सीखने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये सीखने की जरूरत है कि कैसे हम लॉजिक लगाएं ताकि 5 का भी फैक्टोरियल निकल जाए, 150 का भी फैक्टोरियल निकल जाए। हमें आना चाहिए बस क्या, फैक्टोरियल बनाने का प्रोग्राम। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ फैक्टोरियल बनाने का ही प्रोग्राम सीखने वाले। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग क्या होती है। सो सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम थोड़ा थोड़ा आपको नोट डाउन भी करवाएंगे ताकि आपको थोड़ी सी चीजें आप उसको नोट कर लें और आपको चीजें समझ में आए। अच्छा, एक चीज और, सी में क्या होगा कि आप में से बहुत सारे लोग, जैसे आज तो नहीं, क्योंकि आज तो मैं सिर्फ ऐसे आपको थ्योरेटिकल और ऐसे कुछ बेसिक चीजें ही बताऊंगी, इस वजह से आपको आज कोई प्रोग्राम या कोई टास्क नहीं दिया जाएगा। लेकिन कल से, क्योंकि हम बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, तो आपको कल से जो टास्क वगैरह दिया जाएगा, तो कल से जो आपको टास्क दिया जाएगा उसमें आपको कुछ प्रैक्टिस टास्क भी दिए जाएंगे। तो प्रैक्टिस टास्क में आपको ये करना होगा कि प्रोग्राम लिख के दिया होगा, आपको उसका आंसर बताना होगा। तो उसमें आप अलग अलग प्रोग्राम जब आप करेंगे आपको चीजें समझ आएंगी। तो इसमें अगर जो फोन में कर रहा हो या फिर जो लैपटॉप में कर रहा हो, तो सी के प्रोग्राम्स दोनों जगह, फोन में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे रन हो जाएगा। तो आपको बस एक चीज ये समझने की जरूरत है कि आप वहां पे एक वर्ड की फाइल या वर्ड या पीडीएफ ही चलो चल जाएगा, पीडीएफ में हम आपको वो प्रोग्राम्स भेजेंगे और आपको क्या करना है, पीडीएफ से प्रोग्राम देख के उसको करना है, उसका जो आउटपुट आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। और साथ ही साथ कुछ और भी उसमें प्रोग्राम्स रहेंगे जिसको आप खुद से करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो नोट करा रही हूँ, आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, आप नोट करते जाइए। इसमें हम बेसिक से लेके और एडवांस तक की सारी चीजें पढ़ेंगे। सो सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज used to create logics. C was developed by Dennis Ritchie in 1970 में भी कोई कहता है, आप 72 भी लिख सकते हैं, 1972 in A&T's Bell Laboratory. USA. ठीक है, C is broadly used in embedded system. embedded system क्या होता है, मैं थोड़ा सा लिख दूं, अगर जैसे वॉशिंग मशीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बनाने में सी प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। इनफैक्ट जो हम लोग विंडोज का यूज करते हैं उसको भी सी प्रोग्रामिंग में लिखा गया है। और सी प्रोग्रामिंग, सी को बनाने का ही पहला मोटिव, सी कैसे आया, अगर आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां आपको जानने को मिलेगा कि सी प्रोग्रामिंग बनाया ही गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ, क्योंकि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का प्रोग्राम है, वहां पे भी प्रोग्रामिंग की गई है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज को भी बनाने में, ऐसा नहीं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बनाया गया है। तो रेफ्रिजरेटर, ये सब एम्बेडेड सिस्टम है, यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम एंड हैज अ रिच गेमिंग लाइब्रेरी। रिच गेमिंग लाइब्रेरी का मतलब, लाइब्रेरी क्या होती है ये भी आपको आगे जानने को मिलेगा। C programming is not used in web application, used in development of web
वेब एप्लीकेशंस को बनाने में यूज नहीं की जाती। एम्बेडेड सिस्टम और गेमिंग लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, इसलिए गेम्स को बनाने में सी प्रोग्रामिंग का यूज किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी बनाने में सी प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। Although the syntax of C is the syntax of other programming, आप लिख लो, the syntax of other programming is same as C. So C is the mother language of all other programming language. ठीक है, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है और साथ ही साथ इसके सिंटैक्सेस भी अदर, देखो अगर आपको सी आता है उसके सिंटैक्सेस, सिंटैक्स का मतलब है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लैंग्वेज जब हमें बोलनी हो, जब हमें आपसे बात करना हो तो हमें ये जानने की जरूरत होगी कि हम किस वर्ड को किस तरीके से, एक इंस्ट्रक्शन, मुझे ये बोलना है कि पानी लाओ, तो मुझे पानी लाने का वर्ड कैसे यूज करना है, उसका इंस्ट्रक्शन पूरा आपको कैसे देना है ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्या कह रही हूँ, तो उसके लिए हमें लैंग्वेज को प्रॉपर समझने की जरूरत होती है। वैसे ही आपको सी को भी प्रॉपर समझने की जरूरत है। और जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना अक्सर कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, सो प्रोग्रामिंग इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हाँ, तो वो इंस्ट्रक्शन एक एक लाइन का एक लाइन है जिसको कि यूज किया जाता है बताने के लिए कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे करके हमारा काम, हमारा टास्क हो जाए, हमारा कैलकुलेशन हो जाए। तो C इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखे जाते हैं। यू डोंट वरी कि आपको पहले जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैसे लिखे जाते हैं, कैसे आपको क्लियर होगा, बाय नोइंग द सिंटैक्सेस। हर चीज जो भी आप पढ़ेंगे, ऑपरेटर, डेटा टाइप, वेरिएबल, चाहे आप फंक्शन बनाना सीखेंगे, एरे बनाना सीखेंगे, लूप लगाना सीखेंगे, कंडीशन लगाना सीखेंगे, स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, तो ये सारी चीजों का अपना अपना सिंटैक्स है कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है तभी आपका टास्क अच्छे से हो पाएगा। सो सिंटैक्स ऑफ सी इज सेम एज अदर and has a fast execution of programs। बहुत फास्टली इसके प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं और साथ ही साथ सिंटैक्सेस जो हैं इसके अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू जैसे हैं। तो अगर आपको सी आता है तो आपको जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी, क्योंकि उसमें भी प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है, और आपको सी शार्प, जावा, पाइथन तो जबकि अलग टाइप से उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, इसलिए आपको ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी। तो इस वजह से आपको सी पहले पढ़ाया जाता है, भले ही आपकी वेब एप्लीकेशन को बनाने में यूज ना होता हो, लेकिन क्योंकि ये यूज होता है कई जगह पे, इसके सिंटैक्सेस यूज होते हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, इस वजह से सबसे फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या, सी। फाइन। अब हम लोगों को जानने की जरूरत है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज और कि YouTube पे अगर आप टेकपाइल का YouTube चैनल देखेंगे तो वहां पे कुछ सी के क्योंकि वहां पे मैं बहुत ज्यादा नहीं समझाती हूँ, हर एक टॉपिक वाइज बस कवर करते हैं हम लोग, तो इसलिए आपको इस क्लास के साथ साथ जैसे सी में जो आपको लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो 2 लेक्चर्स होंगे वो आपको आज देख के आना है ताकि आपको कल की चीजें बहुत इजीली समझ में आएंगी। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप देखिएगा, यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें बताई जाती है, वहां पे तो सिर्फ टॉपिक वाइज समझाया गया है, लेकिन फिर भी चीजें तो सेम है। तो वहां पे भी वो मेरी ही वीडियोस हैं, तो आप उसको एक बार देख के आइएगा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 सबको देख के आना है। कल जब आपको आपकी क्लास चलेगी तो ये आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए इजी होगा समझना चीजों को, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके होंगे।
ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? चलो, तो जैसे आपने HTML पढ़ा और आपने देखा कि HTML का भी स्ट्रक्चर है कि भाई आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे भी सी प्रोग्राम्स को भी बनाने में उसका स्ट्रक्चर है कि आपको ऐसे लिखना है, आपके प्रोग्राम्स बन जाएंगे। तो वहां पे जब आपको छोटा से भी छोटा प्रोग्राम बनाना हो तो आपको सी के स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रोग्रामिंग को आसानी से बना पाएंगे। अब देखो आप लोग क्या है कि आप मैंने ये चैट आपको इसलिए वो किया है, मैंने आपको चैट इसलिए ऑन किया हुआ है ताकि आप लोग अपनी चीजें पूछ सकें। अगर आप भाई फालतू के चैट कर रहे हैं तो चलिए हमने डिसेबल कर दिया, ठीक है। अब हमें समझने की जरूरत है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सी प्रोग्राम्स का, आप इसकी उसमें मत पड़िए कि हमें आता है हमें नहीं आता है, हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो अगर आपको पहले से आता हो या पहले से नहीं आता हो तो आपको दोनों के लिए ये सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे, बिल्कुल एक बॉटम से बताएंगे, तो इसलिए आपको किसी को भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। और जहां पे दिक्कत होगी तो आप उसको चैट में लिख सकते हैं, हमने चैट सिर्फ उसके लिए ओपन किया है जिसको कि क्वेश्चन पूछना हो, जो बता रहे समझ में नहीं आया तो बस ये लिखना हो कि मैम समझ नहीं आया। आप प्लीज आप ऐसे फालतू के चैट्स मत करिए, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स में जैसा हमने देखा कि HTML जब हमने पढ़ा तो वहां पे भी उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे लिखेंगे, क्या उसका सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स नहीं उसको एक स्ट्रक्चर ही कह सकते हैं, कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, वैसे ही सी प्रोग्राम्स को भी अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। First section is documentation section. Second section is linking section. Third is global declaration section. And fourth is main function. Fifth is body of program. ठीक है, fifth is body of program. ठीक है, तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या आता है, अगर आप कोई भी सी का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, छोटा भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको इतने सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो वहां पे सबसे फर्स्ट जो आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब है जैसे आप HTML में कमेंट लिखते हैं, कमेंट क्यों लिखते हैं हम, ताकि हमें पता चल पाए कि यहाँ से नीचे ये क्या चीजें लिखी गई हैं, हिंट के तौर पे। कमेंट्स हम लिखते हैं किस लिए, हिंट के लिए, ताकि जो भी डेवलपर है, क्योंकि यूजर को तो कोड दिखना नहीं है ना, यूजर को तो कोड नहीं दिखना है, बट जो डेवलपर है वो अगर बहुत लंबा कोड लिख गया तो उसको चीजें समझ आए कि अच्छा यहाँ पे ये लिखा था, यहाँ पे ये लिखा था। तो डॉक्यूमेंटेशन में भी वही आता है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर आता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर आता है कमेंट्स। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर आता है कमेंट, ठीक है। अब कमेंट्स क्या होते हैं, सो कमेंट्स आर दोज पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, कमेंट्स आर दोज पार्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, कमेंट प्रोग्रामिंग का वो पार्ट होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो अगर आपने कहीं पे कमेंट लगा दिया तो उसका होना ना होना एक बराबर है, वो आपका एग्जीक्यूट ना तो एग्जीक्यूट होगा ना ही उसका कुछ आउटपुट दिखेगा। तो कमेंट कैसे लगाते हैं? कमेंट हम प्रोग्रामिंग में दो तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट एंड द सेकेंड वन इज मल्टीलाइन कमेंट। मल्टीलाइन कमेंट, अगर आपको अपने समझने वाली चीजें एक ही लाइन में लिखना हो तो उसको हम कहेंगे सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जब देना हो हम ऐसे देते हैं, ये हमने डबल स्लैश लगाया, इसके बाद एक लाइन में, उस लाइन में आप जितनी चीजें लिखेंगे वो सब कमेंट बन जाएंगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। एंड मल्टीलाइन कमेंट, तो मल्टीलाइन कमेंट जो होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम दिस एंड इसके बीच में आप लिखते जाइए, एक लाइन लिखिए, दो लाइन लिखिए, 50 लाइन लिखिए और उसके बाद आप फिर क्लोजिंग यहाँ पे जैसे ही आपने ये क्लोज किया वहां से आपका कमेंट खत्म हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीलाइन कमेंट। तो कमेंट आर दोस पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, जो कि प्रोग्रामिंग जो कि कंट्रोल के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो सबसे ऊपर चाहे आप कहीं भी कर सकते हैं, जहां भी चाहे आप प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। सो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट है इसका, दिस इज ऑप्शनल। दिस इज ऑप्शनल। ऑप्शनल होने का मतलब है कि चाहे आप यूज करिए चाहे आप यूज ना करिए, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट लिंकिंग सेक्शन इज मैंडेटरी पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। मैंडेटरी होने का मतलब ये है कि आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं सी के, तो ये आपको लिंकिंग सेक्शन के प्रोग्राम्स करने ही पड़ेंगे, तभी आपका प्रोग्राम अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो लिंकिंग सेक्शन में क्या आता है देखिए, लिंकिंग सेक्शन के अंदर आती हैं हेडर फाइल्स। लिंकिंग सेक्शन के अंदर आती हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या हैं और क्यों यूज की जाती हैं, ये हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, हेडर फाइल्स हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में सबसे ऊपर, प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं सी का, सबसे ऊपर हमें हेडर फाइल्स लगानी होती हैं। सबसे ऊपर हेडर फाइल्स का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, हम लिखते हैं हैज इंक्लूड और इसके बाद हम लिखते हैं हेडर फाइल का नाम, इसके बाद हम लिखते हैं हेडर फाइल का नाम। अब भाई हमें कैसे पता कि कौन से नाम की हेडर फाइल है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। कैसे हम याद करेंगे? सबसे फर्स्ट तो हम ये जानेंगे व्हाट इज हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स इज द लाइब्रेरी ऑफ प्रोग्रामिंग, लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, हेडर फाइल्स इज द लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। अब देखिए, फंक्शंस का मतलब आप सिंपली ये समझ सकते हैं प्रोग्राम। हर एक फंक्शन एक अलग टास्क को एक परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब बनाई जाती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब बनाई जाती हैं, तो उसमें कुछ फंक्शंस पहले से बना के दिए जाते हैं। ठीक है, जब भी सी के या कोई भी जब उसका सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सी चाहे हमें पढ़ना हो, चाहे जावा पढ़ना हो, चाहे पाइथन पढ़ना हो, हमें उसका सॉफ्टवेयर, हमें उसका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन .exe फाइल इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, जिसपे कि हम कोड कर पाएंगे। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं तो उसके साथ उसका एक सॉफ्टवेयर मिलता है। उस सॉफ्टवेयर में पहले से बनी बनाई चीज, भाई कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जिसने वो सॉफ्टवेयर भी बनाया होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि सी को किसने बनाया, डेनिस रिची ने बनाया, तो उन्होंने क्या किया, क्या उसने इसका नाम दिया? नहीं, उन्होंने बनाया इसको, उन्होंने आपको बताया कि अगर आप कुछ ऐसे ऐसे लिखेंगे तो आपका ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो ये भी उन्होंने कहीं पे प्रोग्राम किया होगा कि अगर किसी यूजर ने ऐसा लिखा तो ये हो जाएगा। तो उसके साथ साथ बहुत सारे पहले से डिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं हमें। ठीक है, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जाते हैं तो उसमें बहुत से
प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड किसके द्वारा डिफाइंड, उसके द्वारा जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया। तो पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें मिलते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, बस कॉल करना होता है और यूज करना होता है। जैसे अगर आपने थोड़ा भी सी प्रोग्राम पढ़ा है तो आपने पहले से कुछ प्रोग्राम्स में आपको बताती हूँ, कुछ फंक्शंस में आपको बताती हूँ जिसका आपने नाम सुना होगा। आपने सुना होगा प्रिंटफ, और आपने सुना होगा कि प्रिंटफ के अंदर आप जो लिख देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। आपने सुना होगा कि प्रिंटफ के अंदर आप जो लिख देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो भाई ये प्रिंट कैसे हो जा रहा है, कैसे पता कि प्रिंटफ के अंदर हम जो लिख देंगे वो प्रिंट हो जाएगा? क्या हम प्रिंटफ हटा के अगर हम PRI भी लिख दिए तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि PRI सी के लाइब्रेरी में नहीं रखा गया है, डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि प्रिंटफ डिफाइन किया गया है। तो प्रिंटफ क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रिंटफ क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो ऐसे ही बहुत सारे बने बनाए फंक्शन हमें मिलते हैं जिसको कि हमें बस यूज करना, कॉल करना होता है, यूज करना होता है, हमारा काम हो जाता है। तो जिसने सी को बनाया उसको जिस जिस चीजों को लगा कि भाई जो प्रोग्राम बनाएगा उसे हो सकता है इस चीज की जरूरत पड़े, हो सकता है इस चीज की जरूरत पड़े, तो उसने कुछ चीजें हमें बना बना के दे दी, बाकी आप खुद से बनाइए। तो यहाँ पे कुछ हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं जिसको कि हमें सिर्फ कॉल करना होता है और यूज करना होता है। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस रखे गए हैं किसमें, हेडर फाइल्स में। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस रखे गए हैं किसमें, हेडर फाइल्स में। अब अलग अलग हेडर फाइल्स में अलग अलग टाइप के जो फंक्शन है वो रखे गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं stdio.h, इसमें रखा गया है प्रिंटफ। ये सब फंक्शन है, फंक्शन का मतलब है कि इसके बाद ऐसे पैरेंथेसिस लगता है, पैरेंथेसिस की ओपनिंग, पैरेंथेसिस की क्लोजिंग। तो प्रिंटफ, स्कैनफ, ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जिनको रखा गया है किसमें, stdio के अंदर। ऐसे ही है, आपने नाम सुना होगा conio.h। तो conio.h के अंदर कौन से फंक्शंस रखे गए हैं, जैसे getch, जैसे CLR, SCR, ये सब आप बस समझते जाइए, इन सब का यूज आप आगे करेंगे और सब पता चल जाएगा कि किसका यूज हम किस लिए करते हैं। getche और getchar और putchar, putchar, तो इन सब का यूज कोनियो के अंदर रखा गया है। अगर इनमें से किसी की भी जरूरत पड़ती है तो आपको क्या करना होगा, आपको कोनियो को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना होगा। आप बस चीजें समझिए, आपको ये सारे फंक्शन जो हैं इनका क्या यूज है, क्यों यूज होते हैं, ये सब हम आपको आगे एक एक करके बताएंगे। तो अभी मैंने क्या बताया कि हेडर फाइल्स इज द लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। बहुत सारे पहले से बने बनाए फंक्शन, जिसने सी बनाया, उसने बनाया हो या जिसने भी बनाया हो, बना के एक लाइब्रेरी में रख के हमें दी गई है कि भाई ये लीजिए, अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो आप अपने प्रोग्राम में इसका यूज कर सकते हैं। तो हाँ, हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज कर सकते हैं, जिस भी फंक्शन को यूज करना हो उसके लिए वो जिस हेडर फाइल के अंदर रखा गया है, हर हेडर फाइल के अंदर अलग अलग फंक्शन रखे गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ही हम लोग, आप देखिएगा फिर आपको शायद ज्यादा समझ में आए, जैसे ही हम लोग सी का कोई भी कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे ही हम सी का कोई कंपाइलर अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो हमें देखिए, कोई भी सिस्टम जब इंस्टॉल होता है तो सी ड्राइव में जाता है। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में हम देखेंगे तो इसमें मैंने कहीं पे टर्बो सी या कुछ इंस्टॉल किया होगा, हम ढूंढते हैं उसको। सी शायद मैंने भी इंस्टॉल ही नहीं किया है। वो बाहर ही होता है, बट मैंने उसको इंस्टॉल अब तक नहीं किया हुआ है क्योंकि ये मेरा सिस्टम नया है, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं है। ये हम आपको कल दिखाएंगे कि जैसे ही हम कोई, ये हम आपको कल दिखाएंगे क्योंकि अभी मेरे सिस्टम में यहाँ पे है ही नहीं सी। तो जैसे ही हम सी के सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो वैसे ही उसका एक उसका फोल्डर बन के आ जाता है सी ड्राइव में।
उस सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर होता है इंक्लूड नाम का। उस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर, जैसे हमने टर्बो सी अगर इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, तो टर्बो सी जो होगा उसका एक फोल्डर बन के आ जाएगा। उस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होगा इंक्लूड नाम का। उस इंक्लूड के अंदर बहुत सारी हेडर फाइल्स बना के रखी गई हैं, और उन सब हेडर फाइल्स के अंदर क्या है, फंक्शंस हैं। अभी मैंने क्या बताया वो मैं आपको एक बार और बताऊं तो मैंने ये बताया कि जैसे ही हम सी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डाउनलोड किया टर्बो सी, मान लीजिए हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया टर्बो सी, तो टर्बो सी के अंदर एक फोल्डर मिलेगा, फोल्डर ढूंढना पड़ता है, बाकी कहीं पे भी होगा बिन फोल्डर के अंदर या कहीं, इंक्लूड नाम का। इंक्लूड के अंदर होती है क्या, हेडर फाइल्स। इंक्लूड के अंदर होती है क्या, हेडर फाइल्स। और इन हेडर फाइल्स के अंदर क्या होते हैं, हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस, जिन फंक्शंस को हमें यूज करना होता है। तब मैंने बताया कि बहुत सारे टाइप की हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे अभी हमने देखा conio.h, ऐसे ही और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं, जैसे math.h, ठीक है, जैसे string.h, बहुत सारे टाइप्स की हेडर फाइल्स हैं, जैसे dos.h, ठीक है। और इन सब के अंदर, जैसे मैथ के अंदर क्या है, कुछ मैथमेटिकल फंक्शन, जैसे पाव, अगर आपको किसी का पावर निकालना हो 2 to the power 2 या 2 to the power 3, 3 to the power 10 अगर निकालना हो तो आप पाव फंक्शन का यूज, ये सब हम लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। तो ये सब फंक्शंस हैं, पाव फंक्शन, sqrt फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस math.h के अंदर रखा गया है। तो जिस भी फंक्शन को आपको अपने प्रोग्रामिंग में यूज करना हो, उसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत होगी किसकी, आप उसकी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करें। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम कोई एक छोटा से छोटा भी प्रोग्राम अगर बनाने जा रहे हैं, तो वहां पे भाई हम कम से कम कोई चीज हम प्रिंट करा के तो देखेंगे ही, और इनपुट तो लेंगे ही। और ये जो प्रिंट कराने का और इनपुट लेने का की जो अलग अलग फंक्शंस हैं, वो किसके अंदर है, यहाँ हम देख पा रहे हैं stdio के अंदर। तो भाई जिस भी प्री डिफाइंड फंक्शन को, ये सब बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि जिस भी प्री डिफाइंड फंक्शन को आपको यूज करना है अपने प्रोग्राम में, आपको उस फंक्शन की हेडर फाइल को सबसे पहले अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। विदाउट इंक्लूड किए हुए किसी भी प्री डिफाइंड फंक्शन को आप यूज नहीं कर सकते, किसी भी प्री डिफाइंड फंक्शन को आप यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां तक ये है कि भाई किसी भी सिंपल से छोटे प्रोग्राम में भी कम से कम हैज इंक्लूड stdio और हैज इंक्लूड conio का यूज हम लोग कर लेते हैं। stdio stands for standard input output, standard input output functions, standard input output functions। कंसोल का मतलब है conio का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो इसलिए इन दोनों के अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शंस कुछ प्रेजेंट हैं, ये भी मैं बताऊंगी आपको आगे कि इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या है और किसका यूज किस लिए करते हैं। तो इन दोनों के अंदर कुछ सिंपल इनपुट आउटपुट फंक्शन प्रेजेंट है। इसलिए स्टार्टिंग में हम अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे लिखते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h, फिर लिखते हैं हैज इंक्लूड conio.h। अगर आपको कोई स्ट्रिंग का फंक्शन जैसे strcmp, strcat, strru, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, तो अगर आपको कोई स्ट्रिंग का काम करना हो तो आपको यहाँ string.h भी लिखना पड़ेगा। कोई मैथ के प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करना हो तो आपको math.h भी लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करने के लिए, जैसे आप लोग HTML में क्या करते हैं, HTML में आप प्री डिफाइंड टैग्स यूज करते हैं div, p, span, ऐसे बहुत सारे आप टैग्स यूज करते हैं, लेकिन वहां पे वो टैग डायरेक्टली एक्सेस हो जाते हैं। यहाँ पे जो प्री डिफाइंड फंक्शन हम यूज करेंगे वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो पाएंगे, उसके लिए उसकी हेडर फाइल को पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, तब वो तुरंत डायरेक्टली एक्सेस हो पाएंगे। सिंपल सी बात ये है।
अब इसमें जो हैज है, इसमें जो हमने यूज किया है हैज, ये हैज क्या है? हैज इज नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैज इज नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब कि प्रोग्राम के प्रोसेस होने से पहले, प्री प्रोसेसर मतलब प्रोग्राम के प्रोसेस होने से पहले ये डायरेक्ट करता है, प्रोग्राम को भेजता है कहाँ पे? यहाँ पे इंक्लूड फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे मैंने बताया कि इंक्लूड फोल्डर के अंदर क्या है? हेडर फाइल्स है। आप देखिए इंक्लूड फोल्डर के अंदर क्या है? हेडर फाइल्स है। सो व्हाट इज इंक्लूड? इंक्लूड एक फोल्डर का नाम है, इंक्लूड एक फोल्डर का नाम है जिसके अंदर बने बनाए फंक्शंस रखे गए हैं। और व्हाट इज stdio.h? सो stdio.h एक हेडर फाइल का नाम है, हेडर फाइल नेम, और .h stdio उसका नाम है, .h उसका एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन के साथ हम उसको इंक्लूड करते हैं। आपको ये जानना पड़ेगा कि किस हेडर फाइल के अंदर कौन से फंक्शन रखे गए हैं और हम कब उसका यूज करते हैं। बस आप उसके हेडर फाइल को यूज करिए और उसके हेडर फाइल को इंक्लूड करिए और उसके अंदर रखे हुए फंक्शन का यूज करिए। समझ गए? बताओ समझ गए? समझ गए हेडर फाइल्स क्या होती है? समझ गए आप? चैट करें प्लीज, आंसर करें। हेडर फाइल्स क्या है आप समझे? आंसर करें हेडर चैट के अंदर। कोई नहीं कर रहा? मुझे दिख नहीं रहा। चलो मुझे दिख नहीं रहा शायद, तो ओके सॉरी। हाँ चलो अब बताओ, अब बताओ समझ गए आप? आ गया समझ में? यस मैम आ गया, यस मैम, यस मैम। चलो वेरी गुड। अब कुछ फालतू कमेंट नहीं करना प्लीज, हाँ फालतू के चैट नहीं करिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि बस 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 CRTSC, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि यहाँ पे कुछ हेडर फाइल, बस हम लोग ये पढ़ लें उसके बाद खत्म। अच्छा आज आपकी HTML की क्लास नहीं चलेगी क्योंकि राहुल से बाहर के चले गए हैं और उनको कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था, तो वो कुछ देर में आएंगे, इस वजह से आपकी ये क्लास ही आज चलेगी। कल आपकी दोनों क्लासेस चलेंगी। और आज आपको टास्क में जो टास्क आप लोगों को दिया गया था, तो उस टास्क में आपको क्या था कि एक वेब पेज बनाने को दिया गया होगा। आज आपको एक और वेब पेज दिया जाएगा बनाने को HTML से ही, तो वो आपको बनाना है। और आज की क्लास HTML की 12 बजे वाली नहीं चलेगी, कल से C और HTML दोनों की क्लासेस चलेंगी। तो क्या करना होता है कि कल का टास्क नहीं ओपन हो रहा है? अच्छा ठीक है, मैं उसमें क्या करूंगी कि आपको शायद वर्ड फाइल दिया गया हो, इसलिए फोन में आप ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो आज हम फिर से उसका PDF बना के आपको भेज देंगे। तो क्या है कि ये मैंने आपको बताया, हेडर फाइल्स लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर कुछ बने बनाए फंक्शंस रखे गए होते हैं। तो वो फंक्शंस प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनका यूज आप डायरेक्टली कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। जब भी जिस फंक्शन को आपको यूज करना हो तो आपको समझना पड़ेगा कि ये फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर रखा गया है, ताकि आप उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकें। विदाउट इंक्लूडिंग वो फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है। व्हाट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन? व्हाट इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन? ये पार्ट भी आपका ऑप्शनल होता है, चाहे आप अपने प्रोग्रामिंग में ग्लोबल डिक्लेरेशन करें या ग्लोबल डिक्लेरेशन ना करें,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है ये हम आपको बताएंगे जब हम आपको फंक्शन बताएंगे तब, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको उतने अच्छे से समझ भी नहीं आएगा। अभी इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एक ही फंक्शन यूज करेंगे, मेन फंक्शन। तो जब हम आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बताएंगे तो हम आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन भी बताएंगे। मेन फंक्शन इज द मैंडेटरी पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। मेन फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। मेन फंक्शन कौन सा फंक्शन है? मेन फंक्शन का नाम ही है मेन। मेन फंक्शन का नाम ही है मेन। ये और फंक्शन है तो इसके बाद कोई सेमी कॉलन नहीं लगाया जाता। कैसे लिखा जाता है? ऐसे ऐसे। तो मेन फंक्शन जो है वो क्या किया जाता है कि मेन फंक्शन प्रोग्रामिंग का वो पार्ट है जो कि प्रोग्रामिंग में सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे जो भी आप कोड लिखेंगे तो कंट्रोल सबसे पहले सर्च करेगा कि इस पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बनाए जाते हैं प्रोग्रामिंग में, तो हो सकता है कि एक प्रोग्राम के अंदर आपने 5 फंक्शन बना के रखे हों, तो सबसे पहले सर्च करेगा कि इसमें मेन फंक्शन कहाँ है, और जहां पे मेन फंक्शन होगा वही वाला उसके अंदर लिखा हुआ कोड ही सबसे पहले रन करेगा। तो मेन के बाद कभी भी सेमी कॉलन नहीं लगाते, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। और कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच में आप जो लिखेंगे, जो कोड लिखेंगे, जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, वो वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके अंदर की जाती है बॉडी ऑफ प्रोग्राम। हर इंस्ट्रक्शन के बाद सेमीकोलन लगाया जाता है। कब? जब आप इसके अंदर हो तब। मेन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। अच्छा, जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसके पहले कोई डेटा टाइप लगाया जाता है, चाहे इंट, वाइड, फ्लोट। डेटा टाइप जब बताएंगे तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो मेन में ज्यादातर डेटा टाइप लगाई जाती है वाइड। हियर वाइड इज अ डेटा टाइप and main is the main function that executes first in the programming. Main is the main function and void is a data type. Void is a data type. ये data type क्या होता है और क्यों हम void ही लगाते हैं? अगर हम इसकी जगह पे int लगा देंगे तो क्या होगा, इसकी जगह हम float लगा देंगे तो क्या होगा, ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी तब जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सबने जितने सारे स्टूडेंट्स हैं आई थिंक कि उन्होंने एक बार कम से कम सी जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सी है, तो इस वजह से आप सबने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में। तो सी प्रोग्रामिंग में आपको फंक्शन जानने को मिलेगा, व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन बनाने से पहले ये डेटा टाइप क्यों लगाया जाता है और इसके डेटा टाइप लगाने से इसके इस बॉडी में, इसके कोड में क्या फर्क पड़ता है। तो मेन फंक्शन, main is the first function of program that executes by compiler। ठीक है, मेन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगाते, इसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। कर्ली ब्रेसेस के ओपनिंग से लेके क्लोजिंग के बीच में आप जो कुछ लिखेंगे वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एंड व्हाट इज वाइड, सो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देती हूँ। व्हाट इज वाइड, वाइड इज अ डेटा टाइप दैट इज used before the name of function। ठीक है, void is a data type that is used before the name of function। कभी भी हम कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो कोई ना कोई डेटा टाइप उसके नाम से पहले जरूर यूज किया जाता है। मेन से पहले ज्यादातर वाइड यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई और डेटा टाइप यूज ना कर सकें, लेकिन इसके लिए पहले हम डेटा टाइप और बाकी चीजें पढ़ेंगे, तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट मेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने मेन फंक्शन अपने प्रोग्राम में नहीं बनाया तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसलिए मेन फंक्शन प्रोग्रामिंग में बनाना बहुत जरूरी है। और बॉडी ऑफ प्रोग्राम क्या है, बॉडी ऑफ प्रोग्राम ये है जो कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग से लेके कर्ली ब्रेसेस की क्लोजिंग तक लिखा जाता है।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब आप बताइए कि इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत बताइए। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? नो, नहीं है। नो, नो मैम, नो मैम, नो। वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास। और कल से आपकी दोनों क्लासेस सेम टाइम पे होंगी। और आज HTML की क्लास नहीं चलेगी, कल से 10 बजे, बिल्कुल 10 बजे, क्योंकि आप लोग क्या है कि आप 12-10 पे आते हैं, 10-10 पे आते हैं, तो आपको बिल्कुल 10 बजे आना है। आप लोग की वजह से ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं रहते हैं, पर आपकी वजह से हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं, तो इसलिए आपको पहले आना है प्लीज। कलर पिकर किट पर नहीं है मैम। हाँ, आज कलर पिकर मैं अपलोड कर दूंगी, सॉरी फॉर द डिले। मैं आपको आज अपलोड कर दूंगी। आज HTML की क्लास नहीं चलेगी, आज एक और HTML का आपको भेजा जाएगा। और आप लोग वीडियो देख के आए, यूट्यूब पे आप वीडियो देख के आए, और स्टडी मटेरियल मैं सी का भेजूंगी, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द क्लास। ठीक है, और जो आपकी क्लासेस हैं वो जैसे अभी आप लोग क्लास यहाँ पे अभी आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, बटन से जाके वहां पे डैशबोर्ड से वहीं पे करें, क्योंकि लिंक हमेशा बदलती रहती है, तो वो आपका बदल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द